जी जी जी। यार माँ अभी लड़ाई मड़ाई मत करो। हेलो। ये दिल मुश्किल सभी कभी दिल को कुक कुक। कौन गाना गा रहा है? हेलो। जय श्री राम भैया। आप सबसे निवेदन है, प्लीज अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिएगा। हम अब से ठीक 5 मिनट में चालू करेंगे।
ऑब्वियसली मंत्री नीतीश और आपके बीच में ज्यादा प्रतिक्रिया सुनेंगे क्योंकि उन्होंने अपॉइंट किया है। कृपया करके आप सब अपने माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए प्लीज। गौतम भैया जय श्री राम। और क्या हाल है? बढ़िया। देवांग जी अब तक आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? मेरे को 1 मिनट देना चाहिए गौतम जी, 1 मिनट देना, मैं कॉल निपटा। जी जी बिल्कुल। हेलो। भैया आप सब म्यूट कर प्लीज, अभी 2 मिनट में कार्यक्रम चालू करेंगे। ओके सर। माइक ऑन किया बोल भी रहा है तो देवांग जी अब तक आवाज आ रही है? अभी आ रही है। आपका वीडियो नहीं दिख रहा है देवांग जी। 1 मिनट में सारा चालू करता हूँ मैं, 1 मिनट दीजिए। आई चाहिए ज्ञापन भी दिया जाएगा और बाकी इसी तरह 5 से 10 तारीख के बीच में ना सभी समझते हैं। मेरे जो भी मित्र अभी इस कॉन्फ्रेंस में जुड़ गए हैं, जो पहले युवा संवाद में आ चुके हैं, वो तो परिचित होंगे, पर जो पहली बार आए हैं उनको मैं कार्यक्रम की रूपरेखा थोड़ी बता देता हूँ। कार्यक्रम में हमारे आज के वक्ता हैं श्री देवांग दवे जी, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आईटी प्रभारी हैं हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के। पूर्व में आपने भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र के आईटी प्रभारी के रूप में भी अपने कार्य की सेवाएं दी हैं। आप तो बहुत ही अच्छे सोशल मीडिया पेजेस हैं, आपने देखे होंगे। आई सपोर्ट नमो हमने देखा था, उसके फाउंडर भी आप ही हैं।
तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि देवांग जी ने अपने बहुत ही कठिन समय से हमारे लिए समय निकाला है। इस संवाद की मूलतः प्रोसेस ये रहती है कि पहले देवांग जी अपना उद्बोधन देंगे 15 मिनट। तत्पश्चात आपके जो भी प्रश्न हो आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपके ब्याह पे हमारे प्रतिनिधि वो प्रश्न आदरणीय देवांग जी से पूछ लेंगे। देवांग जी, अब तक आवाज आ रही है अभी? जी आ रही है मेरे को आवाज, और आपको शायद अभी वीडियो भी आ रही होगी। जी देवांग जी, तो अभी कुल मिला के देवांग जी अभी तक हमारे पास 52 पार्टिसिपेंट्स हमारे बीच जुड़ चुके हैं और ये तृतीय संस्करण है। आपको मैं बताना चाहूंगा, पहले संस्करण में हमारे माननीय अध्यक्ष जी युवा मोर्चा मध्य प्रदेश अभिलाष पांडे जी आए थे। ये दूसरे संस्करण में माननीय विधायक विश्वास सारंग जी नरेला आए थे। तृतीय संस्करण है जिसमें आप आए हैं। मैं पुनः आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और इनिशियली मैं इंडिया कोविन एक्शन नेटवर्क के बारे में भी आप सबको बताना चाहूंगा। इंडिया कोविन एक्शन नेटवर्क एक वेबसाइट है जो मदद करने वालों और मदद देने वालों को जोड़ती है। हम अनेक प्रकार के संवाद भी करवा रहे हैं जिससे हम आम जनता से जुड़ सके। उसी कड़ी में एक युवा संवाद भी एक कोशिश है इंडिया कोविन एक्शन नेटवर्क मध्य प्रदेश की, जिससे हम लोकल यूथ को या युवाओं को आपस में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे बीच अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे अलग अलग डोमेन के युवाओं के साथ साथ 2 विधानसभाएं हैं मध्य प्रदेश की, बागली और हाटपिपल है। यहाँ के हमने युवा मोर्चा के IT सेल के कार्यकर्ताओं को भी लिया है ताकि आपका उद्बोधन उनको भी कहीं ना कहीं फायदा दे पाए। और मैं बताना चाहूंगा इस उसमें हमारे साथ अभी रोहित सिंह चौहान जी भी हैं जो मतलब पूरा कार्य संभाल रहे हैं। उससे आप बाद में आपकी चर्चा होगी। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय देवांग जी से आप आपका उद्बोधन निश्चित करके सबका मार्ग। धन्यवाद। नमस्कार। सबसे पहले मैं जयवर्धन जोशी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरीके से पिछले 2 महीने में हमारा देश जब कोविड से लड़ रहा था, तो अब सब जैसे जयवर्धन जी इंडिया कोविड एक्शन नेटवर्क से जुड़ के उन्होंने अद्भुत कार्य लोगों की मदद करने में, जिसे हम सही रूप में कोरोना वॉरियर कहते हैं, उस कार्य को अपने जिम्मे लिया और बहुत अच्छे से उस कार्य को निष्ठापूर्वक लोगों की मदद की। आज हम सब जानते हैं कि हमारा देश, न बल्कि हमारा देश बल्कि पूरा विश्व एक लड़ाई लड़ रहा है। आज के पहले की अभी से पहले की लड़ाइयाँ बैटलफील्ड में होती थी। बम, बंदूक, प्लेन, हवाई जहाज, नेवी, उस सब से लड़ाई जाती थी। ये लड़ाई एक अलग लड़ाई है। ये लड़ाई एक ऐसे शत्रु के साथ है जो दिखता नहीं बट हम सबके बीच में आ गया है। हमारे देश में हमारी संस्कृति जिस प्रकार से हम इतने साल रहे हैं, जिस प्रकार से हमारे देश के लोग, हम जमीन से जुड़े हुए लोग हैं, इसीलिए आप देखोगे कि बाकी सब देश और हमारे देश के बीच में जब कोरोना का इफेक्ट देखा जाता है, जहां लोग की मृत्यु की संख्या है, उसमें बहुत फर्क है। अब काफी लोग मुझसे पूछते कि अरे ऐसा क्या है कि इतना फर्क क्यों है। मैं अभी कुछ दिनों पहले देश के IT मंत्री श्री रविशंकर जी से बात कर रहा था, तो उन्होंने एक बहुत अच्छा स्टैटिस्टिक्स दिया। 37 देश है जिसमें अमेरिका, इटली, जर्मनी, जापान, वो सब आ जाते हैं। उस 37 देश का टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़ है और हमारे देश का टोटल पॉपुलेशन लगभग 135-140 करोड़ के आसपास है। ये सभी देश कोरोना से प्रभावित रहे हैं। हमारा देश भी कोरोना से प्रभावित रहा है, बट जो बड़ा फर्क इन देशों में और हमारे देशों में नजर आया है
ये टोटल 140 करोड़ 37 देशों को मिलाकर तकरीबन 3.5 से 4 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और वही 140 करोड़ के पॉपुलेशन को हमारे देश में कंपेयर करते हैं तो अभी तक तकरीबन 3.5-4 लाख के जगह पे हमने 4,500 के आसपास जाने गंवाई है। अब ये आंकड़े क्या कहते हैं, ये हमें समझने की आवश्यकता है। ये आंकड़े हमें कहते हैं, हमें दर्शाते हैं कि हमारे देश में जो लॉकडाउन जिस समय लागू किया गया, क्योंकि लॉकडाउन के अलावा इसकी कोई भी और दवा नहीं थी। जिस समय लॉकडाउन लागू किया गया वो समय एकदम ठीक रहा। उस लॉकडाउन को अभी तक कंटिन्यू कर रहे लोग, इसको चर्चा करते कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। अभी कुछ रियायतें दे रखी है, सरकार ने रियायतें देना चालू किया है, अनलॉक 1 प्लान जारी हो गया है। ये जो 2 महीने में का लॉकडाउन था, इस लॉकडाउन से देश के सारे डिपार्टमेंट को, खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट को अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करने का समय मिला, इतने बेड तैयार करने का समय मिला, और चेन रिएक्शन जिसे कहते हैं कि हर 2 दिन 3 दिन में केसेस डबल हो रहे थे, उसको नियंत्रण में लाने का हमें सफलता मिली। उसके अलावा जब हम रिसर्च पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं तो इसमें यह भी पता चला कि हमारे देश में बीसीजी वैक्सीन जो हमको बचपन में दिए जाते थे, कहीं ना कहीं उस वैक्सीनेशन ने भी हमें कोरोना वायरस से लड़ने में ज्यादा ताकत दी है। आप लोगों को आश्चर्य नहीं होगा ये जान के कि हमारे देश में हम, क्योंकि मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, बाकी सब जो देशों की बात करता हूँ, जहां पर आप इटली ले लीजिए, अमेरिका ले लीजिए, हम सब एक दूसरे से वाकिफ होंगे कि वहां के लोग काफी बहुत सालों से पहले से मिट्टी में उनके बच्चे खेलते नहीं, अच्छी व्यवस्था होती है, वहां सारा सोफिस्टिकेटेड चीजें होती है। बट आप में हम जिस तरीके से पले बड़े, जिस तरीके से हम बड़े हुए, हम हमारे देश की मिट्टी में पले बड़े, हम हमारे देश में हमने खेला है हमेशा, ना ही कोई टर्फ में खेला है, ना ही कोई बड़े अच्छे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट के साथ खेला होगा। तो ये जो हमारी संस्कृति थी नीचे खेलने की, मिट्टी में खेलने की, आज भी हम वो बच्चे लोग क्ले का कुछ बनाते थे, ये सब जो छोटी छोटी चीजें होती है, इससे हमारी बॉडी इम्यूनिटी हमें प्रदान करती है। क्योंकि हमारी बॉडी को पहले से आदत है, क्योंकि हमारे आसपास कई हजारों टाइप के वायरसेस होते हैं, कई टाइप के बैक्टीरियाज होते हैं, हम दिन पर दिन यूज करते हैं, तो बॉडी एक अकस्टम्ड होता है ये सब चीजों से, और बॉडी में वो ताकत निर्माण होती है। तो ये सब जो हमारी संस्कृति रही है, इतनी मिट्टी से जुड़े हुए रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज का आज फायदा भी हुआ है। हमें कभी समझ में नहीं आया कि लोग बोलते थे कि अरे भारत कैसा देश है, ये है वो है, लोग रास्ते पे रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, बट कभी ना कभी ऐसी भी चीजें आती है जब हमें लगता है, हमें दिखता है मिट्टी से जुड़ना आज देश के लिए बोझ साबित हो रहा है। आप सब ने मिलके, हम सब ने मिलके देश में जिस प्रकार एक दूसरे की मदद की है, मैं आपको एक चीज जरूर कहूंगा कि इस समय, ऐसे समय, एक तो 100 साल में एक बार ऐसी आपत्ति आती है, और ऐसे समय जिसने लोगों की मदद की है और जिन जिन को मदद मिली है, वो लोग आप सभी को कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे, आप याद रखना। क्योंकि ये ऐसा समय था जहां पर किसी को नहीं पता था अभी क्या करना है, आगे क्या करना है। काफी लोग के पास पैसे नहीं थे, खाना कहाँ से आएगा, ट्रैवल कैसे करेंगे, आएंगे कैसे, जाएंगे कैसे, किसी को कोई आइडिया नहीं था। सरकार भी अपने लेवल पे नियंत्रण करने की कोशिश कर रही थी, जो मदद हो सके वो करने की कोशिश कर रही थी। बट जब तक आपके हमारे जैसे लोग, आपके हमारे जैसे कोरोना वॉरियर्स नीचे नहीं उतरे, लोगों तक नहीं पहुंचे, तब तक इस देश इतने अच्छी रीत से कोरोना से नहीं लड़ पाता। हम सब ने मिलके जिस प्रकार एकता दिखाई है, मुझे नहीं लगता आज के पहले देश में कभी ऐसी एकता हमें देखने मिली हो।
खासकर हमारी जनरेशन के लोग जिन्होंने ना वर्ल्ड वॉर देखा है ना पाकिस्तान की वॉर देखी है, हम सिर्फ सुनते थे, बट आज हमको एक कोरोना वॉर में पार्टिसिपेट करने का, कुछ अपने देश के लिए करने का, अपने देशवासियों के लिए करने का एक मौका मिला है, और हमने इस मौके को सबसे अच्छा उपयोग करके लोगों की सेवा भी की है, देश की सेवा की है। इंडिया कोविड नेटवर्क, इस नेटवर्क के जो प्रमुख लोग हैं, इनको जब लगा कि मदद करने वाले बहुत है, मदद जिनको चाहिए वो भी बहुत है, बट वो दोनों को जोड़ा कैसे जाए। स्टार्टिंग में क्या होता था कि कोई फोन कर देता था कि अरे इनको यहाँ इस जगह पे मदद चाहिए। अब उस लॉकडाउन था, अब तो इतने आसानी से हम सभी लोग इधर उधर जा नहीं सकते थे। इससे क्या पता चला कि वहां यदि लोग, कोई लोकल कार्यकर्ता है जो मदद कर सकता है, हमें वैसे लोगों की आवश्यकता थी कि जो वहां आसपास रहे हो, जो वहां आसपास मदद कर सके, उन तक यदि हम मदद पहुंचा सके तो वो आगे जाके गरीबों को, मजदूरों को मदद पहुंचा सकते थे। तो ऐसे वॉरियर्स हमारे साथ जुड़े, ऐसा एक प्लेटफॉर्म बनाया, जिस प्लेटफॉर्म पे जिसको मदद चाहिए वो भी आ सकते थे, जिसको मदद करना है वो भी आ सकते थे। और ये जैसे जुड़ के आज हम सब टेक्नोलॉजी और डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, तो मुझे नहीं लगता इससे अच्छा कोई उदाहरण हो सकता है कि जैसे ही कोरोना स्टार्ट हुआ वैसे ही कुछ लोगों ने मिलके इस प्रकार का प्लेटफॉर्म निर्माण किया, और इस प्रकार के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अभी तक तकरीबन 4 लाख लोगों से ज्यादा डायरेक्टली इनडायरेक्टली मदद पहुंचाई गई। ये मदद ना सिर्फ राशन के रूप से, बट राशन, रेडी टू ईट फूड, मेडिसिन, ट्रैवल, किसको कहाँ कोई फंस गया है, कहीं जाना है, कहीं हो गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, एक्सीडेंट, हॉस्पिटलाइजेशन, किसी को कोविड हो गया बट उसको बेड नहीं मिल रहा, एम्बुलेंस नहीं मिल रही, विभिन्न प्रकार से जो समस्याएं लोगों को दिखी, उन सारे समस्याओं का समाधान करने की हमारे कोरोना वॉरियर आप सब ने मिलकर की है। इसके लिए मैं आप सभी का भी बहुत बहुत आभारी रहूंगा। ये जो टेक्नोलॉजी, आज हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, इन्होंने ये सब चीजें बहुत आसान, बहुत सरल कर दी, बट हमें इसके आगे अब क्या करना, इसके ऊपर काम करने की आवश्यकता है। आज तक हमने लोगों की मदद की, खाना पहुंचाया, हॉस्पिटल पहुंचाया, जो किया, अभी आगे क्या। अब तक की लड़ाई में हम सब आप सब की मदद से कह सकते हैं कि हमने अच्छा कार्य किया है, इसके आगे हमें और करना है, यही हमें रुकना नहीं है। आप सभी लोग, अभी जयवर्धन जी बता रहे थे कि काफी लोग आईटी से भी जुड़े हुए हैं। टेक्नोलॉजी का उपयोग करके जैसे हम लोगों तक मदद पहुंचा सकते हैं, जिस भी तरीके से, आज भी हम देखते हैं कि हो सकता है कोरोना नहीं होता तो ऐसी साइड मीटिंग एक मध्य प्रदेश में सब खत्म होने के बाद लगती और तब मैं आप लोगों से आके बात कर पाता, बट आज टेक्नोलॉजी ने वो दायरा कम कर दिया है। कहीं पे भी बैठ के, कभी भी बैठ के हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, सुझाव ले सकते हैं और उसके ऊपर काम भी कर सकते हैं। तो आने वाले समय में हमें थोड़ा सा हमारा फोकस शिफ्ट करना है कि लोगों की अभी जो समस्या होगी, ये समस्या हो सकती है कि दुकान कैसे खोली जाए, ये समस्या हो सकती है कि कोई जॉब जिसकी चली गई हो वो उनको कैसे हम जॉब दे पाए, कोई समस्या हो सकती है कि रेस्टोरेंट्स आपके आसपास होंगे, कोई रेस्टोरेंट वाला का वो कैसे खोला जाए। तो इस सब के ऊपर हमें काम करने की आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता ये होगी कि हम लोगों को एजुकेट कैसे कर पाए। पूरे देश भर में मास्क पहनो का अभियान चल रहा है, फिर भी हम कई बार देखते हैं, मीडिया में आती है चीजें कि लोग बिना मास्क के बाहर घूम रहे हैं, लोग बिना सोशल डिस्टेंसिंग के मार्केट में इकट्ठा हो जा रहे हैं। देखिए, इतने बड़े देश में इतना बड़ा परिवर्तन लाना इतना आसान नहीं होगा, इसीलिए हर देशवासी
जब तक एकत्रित होके खुद से सेल्फ डिसिप्लिन नहीं होते तब तक कोरोना से लड़ना हमारे सबके लिए चैलेंज बना रहेगा। काफी लोग होते हैं वो समझते हैं बट कुछ कर नहीं पाते, कुछ लोग समझते नहीं है तो वो कुछ करते नहीं है। इसीलिए सबसे पहले खुद समझना, खुद समझ के दूसरों को समझाना, ये हम सबका एक आने वाले दिनों में कार्य रहेगा। जहां जहां हमारे नेटवर्क में आप सबके संपर्क में कहीं रेस्टोरेंट्स ओनर होंगे, कहीं सलून ओनर्स होंगे, कहीं किंडरगार्टन के लोग रहेंगे, कोई विभिन्न प्रकार के लोग आप सबसे जुड़े होंगे। इन सब लोगों की वापस पटरी पे आने के लिए हम क्या सहायता कर सकते हैं, और यदि ये चीज चालू होने आने वाले समय में चालू होने के बाद क्या वो सही से फॉलो हो रही है नहीं, इस सब का ध्यान रखना भी ये हमारा कर्तव्य रहेगा। अब जरूरी नहीं कि सरकार ही हर चीज पे ध्यान रख सकती है, सरकार डंडा लगाएगी, पुलिस आएगी, डंडा लगाएंगे, कोई मारेगा, कोई केस करेगा, जी नहीं। सरकार अपनी जगह पे जो आवश्यकता होगी वो करेगी, बट एज ए सिटीजन, देशवासी के नाते हमें हमारे परिवार का, हमारे मोहल्ले का, हमारे शहर का और हमारे देश का ख्याल रखना भी हमारा कर्तव्य है। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करता हूँ कि आने वाले दिनों में जब चीजें अभी धीरे धीरे खुलने जा रही है, रिस्पॉन्सिबल नागरिक के नाते आप अपने एरिया में ध्यान दें कि कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का नॉर्म खत्म तो नहीं हो रहा, कहीं लोग भूल तो नहीं जा रहे, लोगों को बार बार याद करवाना। अब काफी लोग बोलते हैं मेरे को कि यार इतना सब हल्ला चल रहा है, मीडिया में रोज आता है, फिर भी लोग नहीं सुनते, तो क्या करेंगे। हम कुछ करें या ना करें, लोगों को याद दिलाते रहना हमारा कर्तव्य है। हम कुछ करें या ना करें, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करवाना, मास्क पहनवाना, ये हमारा कर्तव्य है। हो सकता है आने वाले दिनों में आप सबके पास जब भी टाइम मिले, जहां से भी मिले, मास्क का एक क्वांटिटी अपने पास इकट्ठा करके रखिए। काफी लोग हैं जो आज डोनेट करने के लिए तैयार है, काफी लोग हैं जो आज मास्क पहुंचाने के लिए तैयार है। सरकार मास्क सब जगह बांट रही है। ऐसे कंजेस्टेड एरिया के बाहर आप मास्क और छोटे छोटे सैनिटाइजर के बॉटल लेके यदि आप काम कर पाए, आप खड़े हो जाइए। जिनको भी लगे कि जिन्होंने मास्क नहीं पहना उनको वहीं बुलाइए और उनको वहीं मास्क दीजिए और बोलिए अभी पहनिए, क्योंकि ये सिर्फ ना उनकी भलाई के लिए है बट ये हम सबकी भलाई के लिए है। कोरोना वायरस जितना जल्दी फैलेगा उसका किसी को अंदाजा भी नहीं है। और मैं मुंबई का एक उदाहरण देता हूँ कि एक छोटी सी लापरवाही कैसे बड़ी दिक्कत बन सकती है। हमारे यहाँ पर एक युवक था, लॉकडाउन के समय वो कभी भी घर के बाहर नहीं निकला, एकदम लॉकडाउन का पालन किया। फिर भी अचानक एक दिन उसको बुखार आता है, कोरोना के सिम्टम्स आते हैं और टेस्ट कराने पे वो कोरोना पॉजिटिव निकलता है। अब लोग बोलेंगे अरे ये कैसा हो गया, जब वो लॉकडाउन के बाहर निकला ही नहीं, घर गया ही नहीं, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उसको जब पुलिस ने पूछा गया कि आप कहीं तो मतलब बाहर गए होंगे, कुछ तो किया होगा, किसी से संपर्क किया होगा, क्योंकि कोरोना तो अपने आप घर चल के आया नहीं। तो उन्होंने एक चीज बताई कि कुछ दिन पहले एक इलेक्ट्रिशियन, वो मैकेनिक रिपेयर करने वाला एसी फैन, वो बगल वाले एड्रेस घर को छोड़ के गलती से इनके घर का उन्होंने बेल बजा दिया था। उन्होंने दरवाजा खोल के उनसे अच्छे से बात किया और बात करके उनको कहा गया कि ये आपका भैया एड्रेस रूम गलत है, बगल वाले कमरे में, बगल वाले रूम वालों के पास आपको जाना है। सिर्फ इतना ही संपर्क उनका हुआ था। इस संपर्क में उस इलेक्ट्रिशियन या उस मैकेनिक ने उनका कोरोना वायरस इनको ट्रांसफर कर दिया था। इन्होंने जब ये बात बताई कि मैं पूरे महीने में एक इंसान से मिला हूं, 2 महीने में, यहाँ की यंत्रणा उस इंसान को ढूंढने में लग गई। बगल वाले घर में, जिस घर में उसने रिपेयरिंग किया था, उन घर वालों ने एहतियात के तौर पर जब वो घर के अंदर आया तो उसको मास्क पहनाया था। जब खुद सबने मास्क पहना था, उसको सैनिटाइज करवाया था, वो अपना रिपेयर करके चला गया।
क्योंकि उन्होंने वो प्रैक्टिसेस ली थी। उन जिस घर पे वो रिपेयर करके गए उस घर में कोरोना वायरस उनको नहीं मिला, बट जिसने सिर्फ दरवाजा खोल के बात किया वो कोरोना से ग्रस्त हो गया। तो ये ऐसा उदाहरण है कि हमें पता भी नहीं चलता, उतना फटाफट हमें वो अट्रैक्ट कर लेता है, हमें पकड़ लेता है कोरोना वायरस। अब जब पुलिस ने पूछा इसको, उन्होंने ढूंढा, बगल वाले से नंबर लिया, वो इलेक्ट्रिशियन को ढूंढ के पकड़ा, तो पता चला उसका भी टेस्टिंग हुआ तो उसको कोरोना वायरस था। तब ये पता चली कि कितना सहज सा से कि 2 मिनट उसने बात किया नहीं, उसको कोरोना हो गया। तो आप सोचिए कि यदि ऐसे इंसान मार्केट में घूमेंगे बिना मास्क के, बिना किसी एहतियात के, तो एक इंसान पता नहीं कितने अनेक लोगों को वो कोरोना ट्रांसफर कर देगा। बट आने वाले दिनों पे हमें इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। हम डरेंगे तो हमारा देश पटरी पे आने से थोड़ा सा रुक जाएगा। हमें आवश्यकता है एहतियात के साथ आगे बढ़ना। हम आपस में भी कभी कभी घर पे भी बातचीत होती है, बाकी जगह भी बातचीत होती है, अरे क्या हो रहा है, सब खत्म हो गया, अभी क्या करेंगे। हो सकता है आप सबके काम हैम्पर हुए हो, बिजनेस हैम्पर हुआ हो, कहीं ना कहीं दिक्कतें आई हो, वो सब हुआ होगा यकीनन। लेकिन हमें इस देश में और हमारे आसपास खासकर एक पॉजिटिव वातावरण निर्माण करके रखने की आवश्यकता है। काफी लोग 2 महीने 3 महीने से घर पे है, डिप्रेशन जैसी चीजें लोगों में आ जाती है। लोगों को समझ में नहीं आता कि हम पूरा दिन घर से बाहर निकल नहीं पा रहे, हम क्या करें। कुछ लोगों ने अनफॉर्चुनेटली सुसाइड जैसे रास्ते भी चुने हैं। इसलिए ये सब का हमें ध्यान रखना, आने वाले दिनों में भी ये सब का हमें ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने लोगों की मदद कर दी अब हमारा काम खत्म हुआ, जी नहीं। एक चरण खत्म हुआ है, अभी दूसरा चरण शुरू हुआ है। इस चरण में भी आप सबकी उतनी ही हिम्मत, उतनी ही मेहनत, उतना ही निष्ठा आगे लगेगा हमें। तभी हम जाके अगले कुछ महीनों में इस देश को वापस से पटरी पर ला पाएंगे। सरकार ने पिछले दिनों काफी कुछ पैकेजेस अनाउंस किए हैं। हम सभी को ये पैकेजेस पढ़ के, इस पैकेजेस के तरीके, स्टेप्स पढ़ के, इस स्टेप्स पढ़ के हमें लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि ये इसके बेनिफिट लेने कैसे हैं, क्योंकि हर कोई नहीं कर पाएगा, हर कोई का रुचि नहीं होता। काफी लोग परेशान होंगे, सरकार ने अनाउंस कर दिया बैंक में जाओ लोन मिलेगा, मिलेगा कैसे, उसका प्रोसीजर है। उसका प्रोसीजर भी आने वाले दिनों में हम कोशिश कर रहे हैं कि ट्रेनिंग कराई जाए उसकी प्रॉपर, कि जो 10 प्रमुख यंत्रणा होगी उस यंत्रणा को हम लोगों तक पहुंचाया जाए, कि इस के ये स्टेप है, खासकर आप जैसे वॉरियर्स तक पहुंचाया जाए, ताकि आप आगे लोगों तक पहुंचा सको, लोगों की मदद कर सको। आइए हम सब मिलके कोरोना के विरुद्ध ये लड़ाई यहाँ खत्म ना करते हुए इसको एक नई दिशा, एक नया स्टेप लेते हुए आगे बढ़ाते हैं। इतना ही बोल के मैं मेरा वक्तव्य समाप्त करता हूँ। आगे आपसे चर्चा करने की इच्छा रखता हूँ। आपके प्रश्न के सवाल अब लेने के लिए मैं तैयार हूँ। धन्यवाद देवांश जी। सर, अभी आपके लिए जो प्रश्न आए हैं उसमें पहला प्रश्न है, आरोग्य सेतु ऐप की सेफ्टी पे प्रश्न उठ रहे हैं, क्या सेफ है वो? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल आपने लिया। आरोग्य सेतु ऐप, ये ऐप आपका कुछ भी डेटा बाहर नहीं देता, सरकार ने बनाया हुआ ऐप है। आप सब देखिए, हमें क्या है कि सरकार पे हमें भरोसा करना सीखना होगा। यदि सरकार ने एक ऐप बनाया है तो आधे विश्व के पास ऐसा ऐप नहीं। आज के दिन पे मैं बताता हूँ, ये ऐप, इस तरीके का ऐप अमेरिका में नहीं है। ये ऐप क्या करता है मैं आपको बताता हूँ। आप जैसे ही आरोग्य सेतु आपके फोन में डालते हो, वो ऐप आपको पूछता है, आज आपको खांसी है, आप बोलोगे नहीं है। आपको बुखार है, आप बोलोगे नहीं है। आपको कुछ और सिम्टम है, बोलोगे नहीं है। फिर वो अगला प्रश्न पूछता है कि आपको क्या कोई बीमारी है, कोई डायबिटीज है, आप बोलोगे नहीं है। ठीक है, आपने सब प्रश्न का जब उत्तर दे दिया तो आपको एक कैटेगरी में डालता है कि आप सेफ हो, आप
आपका किसी से संपर्क नहीं हुआ, आपको कोई सिम्टम नहीं है, आपके फोन में वो ऐप बैठ गया। अब जब आप कहीं जाते हो, आप कहीं घूमते हो, मार्केट गए, एसेंशियल चीजें लाने गए, लोगों की मदद करने गए, आप समझिए कि वहां आप कम से कम 20, 25, 50 लोगों को मिलते हो, लोग आसपास संपर्क में आते हैं, अपने मास्क को सब पहना है, कोई दिक्कत नहीं है। बट समझो कि आपके बगल में आया हुआ इंसान, इस ऐप के अंदर वो छोटा सा ब्लूटूथ का कंपोनेंट हमेशा चालू रखता है। ब्लूटूथ क्या होता है? एक शॉर्ट रेंज डिवाइस होता है कि ब्लूटूथ से आप इधर से बहुत दूर कुछ भेज नहीं सकते। आपने सभी पहले ब्लूटूथ यूज किया होगा, तो हम आसपास में घर के अंदर के सिनेरियो में भी एक दूसरे को कुछ फाइल भेजना होता तो यूज करते थे, तो शॉर्ट रेंज है। उतने रेंज में संपर्क में आए हुए सब लोगों का डिवाइस आईडी, मतलब कितने मोबाइल संपर्क में है, वो एक स्टोर करके आपके फोन में रख लेता है, सरकार को नहीं देता ये। अब समझिए कि उसमें से एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिल गया। जैसे ही वो कोरोना पॉजिटिव मिल गया तो उसके अंदर एक ऑप्शन है, आप ओके कर दीजिए कि हम, मेरे को अभी डिटेक्ट हुआ है, तो वो जो डेटा है वो सरकार के सर्वर पे सेव हो जाता है जाके। वो सेव होने के बाद सरकार को पता चलता है कि आप कहाँ कहाँ गए, आपने किन किन लोगों से संपर्क किया, और सरकार उन लोगों को इत्तला कर सकती है कि आपको, आप किसी ऐसे व्यक्ति से पिछले 2 दिन में मिले थे जो कोरोना से संक्रमित थे, तो आपको आपका ध्यान रखने की ज्यादा आवश्यकता है। अब इसमें कोई डेटा कहीं गया क्या? हाँ, डेटा सरकार के पास जाना क्योंकि आवश्यकता था, क्योंकि आपकी कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग कैसे करेगी सरकार? अब काफी बार ये दिख के आता है कि हम सरकार को बताएंगे नहीं हम आधे लोग को क्या मिले, बट वो आधे लोग तो कोरोना से डेंजर सिचुएशन में हो जाते हैं, वो सस्पेक्टेड केसेस हो जाते हैं, वो कि उनको हो सकता है क्योंकि आप मिले थे। तो इसीलिए विपक्ष का काम है हर चीज पे कुछ ना कुछ हल्ला करना। आज हमारे देश में हम कोई कंस्ट्रक्टिव विपक्ष नहीं देख रहे। विपक्ष कोरोना की मदद कैसे हो सकती है, क्या हो सकती है, उस पर बहुत ज्यादा काम हल्ला नहीं कर रही है, बट क्या कर रही है, ये ऐप कैसा है, ऐप क्यों यूज करे, ये क्यों करे। ऐप लोगों को ऑन करने के लिए है, लोगों को इत्तला करने के लिए है, ना कि उनको डराने के लिए, ना कि आपका कोई डेटा लेने के लिए। जब तक आप पॉजिटिव होते नहीं हो, आपके फोन से कोई डेटा नहीं लिया जाता, और जो पॉजिटिव होता है तो उनके कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करना आवश्यक है ताकि वो ज्यादा लोगों तक ना फैले। इसलिए देश को बचाने के लिए ऐप एकदम आवश्यक है। धन्यवाद सर। सर अगला क्वेश्चन है, अपने कुछ मित्रों की परेशानी है कि जो लोग लॉकडाउन में कंपनी में नहीं गए, अब उन्हें कंपनी ने घर बैठा दिया है, अब क्या करें वो? देखिए, कहीं कहीं ये दिक्कतें जरूर आई है। मेरी काफी कंपनी वालों से भी बात चल रही, मैं खुद कंपनी भी चलाता हूँ, तो मुझे पता है प्रैक्टिकल दिक्कत है। अब उनको घर बैठा दिया है, इसमें 2 चीजें हो सकती है। एक, वो अपने आप को रीस्किलिंग, रीट्रेनिंग करे कि नई जो टेक्नोलॉजी है, नई जो चीजें हैं, आप समझो घर बैठे आप कहीं बाहर तो जा नहीं सकते, तो आप कुछ ना कुछ नया सीखिए जिससे आपको नौकरी मिलने में, या जब जैसे लॉकडाउन खुलेगा आपको कहीं ना कहीं अपने टेक्नोलॉजी के साथ जाओगे, नई चीजें सीख के जाओगे, तो वो नौकरी मिलने में आपको आसानी होगी। और दूसरा, जिस प्रकार से सरकार ने क्रेडिट लाइन्स चालू की है सारी कंपनी के लिए, तो मुझे लगता है कि इस क्रेडिट लाइन का उपयोग करते हुए कंपनी वापस से पटरी पे आने के लिए अपने आप को एक जोर देगी, और उसमें ये जो जिस कहते हैं री एप्लीकेशन की, वापस से उनको जॉब पे लिया जाए, वो भी हो सकता है। या तो नई कंपनी में नई अपॉर्चुनिटीज, इतनी सारी कंपनी अभी इंडिया में आके सेटअप करना चाहती है, जितनी कंपनी चाइना से निकलेगी वहां से निकलेगी, तो आने वाले दिनों पे अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होगी। हाँ, ये कुछ समय का थोड़ा सा सिचुएशन है जहां पर खासकर आप जैसे कोरोना वॉरियर, हमारे जैसे कोरोना वॉरियर, जहां जहां हम कंपनी से बात कर सकते हैं, हमें बात करके उनको समझाना चाहिए कि इनको आप अभी निकालिए मत, अगर आप रख सकते हो तो आप रखिए थोड़ा टाइम। सरकार ने ये योजना दी है, इन योजना के माध्यम से कंपनी को भी पैसा मिलेगा और आगे नया स्टार्ट करने में एक मोहलत भी मिलेगी और एक जोर भी मिलेगा। तो इसीलिए ये 2 चीजें हैं, एक अपने आप को रीस्किलिंग, रीट्रेनिंग करे, अपग्रेडेशन लाइफ में घर पे बैठ के समय का उपयोग करे, और दूसरा नए अपॉर्चुनिटीज के लिए ढूंढे, और जहां हम हो सकता है वहां सरकार या कंपनी से बात करके उनको वापस लेने में हमें मदद करनी चाहिए। धन्यवाद सर।
सर अगला प्रश्न है हमारा, आईटी सेल के संगठन में सोशल मीडिया के अलावा क्या महत्व है? बहुत अच्छा प्रश्न है ये। आईटी सेल में अभी काफी सालों से मैं भी हूँ, तो मुझे भी थोड़ा सा ये लगने लगता है, लोगों को लगता है कि यार फेसबुक ट्विटर चला लिया हमने, बहुत अच्छा आईटी सेल कर लिया। जी नहीं, ऐसा नहीं है। खासकर जब आप एक संगठन में होते हो, भारतीय जनता पार्टी जो संगठनात्मक पार्टी है ज्यादातर, तो उसमें संगठन को ग्रो करना उसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों का एग्जाम्पल देता हूँ कि आप एक समझो कि कोई जिला का आईटी सेल का अध्यक्ष है, वो अपना बहुत खुश रहता है, आईटी सेल का अध्यक्ष बन गया, जिला का पेज चलाओ, जिला का ट्विटर चलाओ, हमारे अध्यक्ष का रिट्वीट करो, ये करो, बस हमने बहुत अच्छा काम कर लिया, 4000 फॉलोअर, 10,000 फॉलोअर, 50,000 फॉलोअर, हमारा काम हो गया। जी नहीं, आपने जिला का आईटी सेल होते हुए आपने अपने मंडल पे कितने आईटी के लोग बिठाए, कितने नए युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ा जो शायद आईटी से जुड़े थे, शायद पार्टी से नहीं जुड़े थे बट आईटी क्षेत्र में कार्यरत थे, उन लोगों को पार्टी से जोड़ना, उन लोगों को पार्टी के कार्यक्रम से जोड़ना, उन लोगों को नॉर्मल पार्टी के अंदर कैसे लाया जाए। सबसे आसान, मैं आपको बताता हूँ, सबसे आसान काम होता है मंडल और बूथ लेवल पे जो आईटी के क्षेत्र के लोग होते हैं, जो बोलते हैं पार्टी वार्टी में मेरे को नहीं आना, उनको जोड़ना वहां सबसे आसान होता है। तो आप इन लोगों को बूथ लेवल पे जोड़िए, उनको कहिए कि आप बहुत ज्यादा कुछ करिए नहीं, आप अपने बूथ के 1000 लोगों का 2-3 ग्रुप चलाइए, 256 वाला, हम जो कंटेंट भेजेंगे वो नॉर्मल लोगों को वहां भेज दीजिए, उतना वो कर सकते हैं। और हर बूथ पे, खासकर ग्रामीण विभाग में लोग एक दूसरे को जानते हैं, शहरी विभाग में होता है कि 1000 मतलब एक दूसरे को जानते हैं ना, बट 1000 लोग को तो जानते हैं वो एक इंसान, हर एक इंसान आज 1000 लोगों को जानता है, बाय फोन नंबर, बाय फेसबुक, बाय व्हाट्सएप, कहीं ना कहीं से। तो संगठन को बढ़ाना। दूसरा, टेक्नोलॉजी को हम कैसे पार्टी के कम्युनिकेशन में यूटिलाइज कर सके। जैसे हम जूम ऐप कर रहे हैं, तो क्या आप लोगों ने आपके नेताओं को जूम ऐप के माध्यम से लोगों से कनेक्ट करा पाए क्या? आपने कितने ऐसे जूम ऐप के सीरीज या वीडियो कॉन्फ्रेंसेस चलाए? आपने नया और कोई टेक्नोलॉजी, समझो कोई होलोग्राम टेक्नोलॉजी आता है, कोई मोबाइल ऐप आता है, क्या वो ऐप के माध्यम से हम कुछ कर सकते हैं क्या? तो ये सारी चीजें आईटी के अंदर आती है, और फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप चलाने के अलावा भी बहुत बड़ा रोल है, तो उसके ऊपर कार्य करना चाहिए और संगठन को मजबूत करते ज्यादा से ज्यादा लोग जोड़ने चाहिए। धन्यवाद सर। सर अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्र में आईटी टीम की क्या क्या कार्य योजना होनी चाहिए? देखिए, ग्रामीण टीम में मैंने जैसे कहा, एक जमाना था, अभी तो वो जमाना नहीं, बट अभी 5-6 साल पहले तक जमाना था जो बहुत छोटे छोटे गाँव होते थे, 10-20 घरों का गाँव, 25 घरों का गाँव, 35 घरों का गाँव। तो उस छोटे छोटे, जिसको हम पाड़ा कहते थे महाराष्ट्र में, उन पाड़ाओं में बहुत ज्यादा मोबाइल इंटरनेट होता नहीं था, ना ही बहुत ज्यादा टीवी होता था। वो मतलब आदिवासी टाइप के लोग होते थे, अपने 25 घरों में खुश रहते थे, उनको लगता था यही हमारी जिंदगी है। उन 25 घरों में एक जन के पास मोबाइल होता था, तो उनका मोबाइल आइडेंटिफाई करके उन तक मैसेज पहुंचाना, ताकि वो अपने गांव वालों को बताता था कि आज मेरे को ये मैसेज आया, हमारे देश में ये चल रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा कनेक्टेड। अब सिचुएशन चेंज हो गई है, तो ग्रामीण विभाग में ऐसे छोटे छोटे गाँव को एकत्रित करना, छोटे छोटे गाँव के लोगों को साथ लाना और उन लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाना, और वहां की इंफॉर्मेशन वापस से शहरों तक या सरकार तक पहुंचाना। इसमें मेरे को लगता है कि आईटी, जहां जहां हमारी सरकार है, खासकर अभी मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आ गई है, तो ग्रामीण क्षेत्र के आईटी के युवा ये सब चीजें बिल्कुल कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सर अगला प्रश्न है, आईटी क्षेत्र में कार्य कर रहे युवा चुनावी राजनीति हेतु सक्षम कैसे बन सकते हैं? देखिए, ये अच्छा सवाल है। फिर से, आईटी के क्षेत्र के युवा को यदि एक्टिव राजनीति में आना है, देखिए भारतीय जनता पार्टी में राजनीति संगठन से चलती है। आईटी के साथ रहते रहते आप जितना संगठन पे ध्यान दोगे, उतनी ताकत बढ़ेगी। आप जितने संगठन बड़ा करोगे, आप जितने लोग पार्टी से जोड़ोगे, वही लोग आपकी ताकत बनेंगे। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, चाहे आप आईटी में हो, चाहे आप कोई और चीजें में हो, उसमें आप संगठन को बड़ा कीजिए। दूसरा, आप लोगों को आईटी के माध्यम से पहुंचाइए। मैं आपको एक छोटा सा इसमें बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ। हमेशा लोगों को क्या लगता है, हमेशा लोगों को लगता है कि नेता इलेक्शन के टाइम पे सबके घर जाते हैं, वोट मांगते हैं, ठीक है।
हम सब जाते हैं, मुझे वोट दे देना, हमारी पार्टी को दे दो, हमारे नेता को दे दो, हमारे कैंडिडेट को दे दो। एक आईटी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से छोटा सा मुहिम चलाओ आप सब। सबको कुछ ना कुछ दान करने का बहुत अच्छा शौक होता है और सब दान करना भी चाहते हैं, बट छोटे छोटे क्षेत्र में प्रॉब्लम क्या होता है कि मेरे पास सिर्फ एक शर्ट है दान करने के लिए मेरे घर पे, किसी के पास एक पैंट है, किसी के पास 2 किताब है, किसी के पास 2 बर्तन है, किसी के पास एक बैग है। वो सोचते हैं कि एक शर्ट में किसको दान करूंगा, एक पैंट में किसको दान करूंगा, एक कुछ मेरे पास थोड़े बहुत 2-4 बर्तन है वो मैं किसको दान करूंगा, जब कुछ ज्यादा होगा तब दान किया जाएगा, तब देखेंगे, ये तो पता भी नहीं चलेगा। ये सबके मन में प्रश्न होता है। आप एक छोटा सा पोस्टर बनाइए, वो पोस्टर में लिखिए मेरा नाम, मैं यहाँ, ये मेरा पता, 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक आप सभी के घर में जो जो ऐसी छोटी मोटी अनावश्यकता चीजें हो जो आप दान करना चाहो, आप प्लीज मेरे ये पते पे आइए और आपका दान हम स्वीकार करेंगे। इस छोटे पोस्टर के माध्यम से मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि ऐसे काफी लोग होंगे जो आपको अप्रोच करेंगे कि मेरे पास 2 शर्ट है, मेरे पास ये है, मेरे पास किताब है, मेरे पास बैग है, मेरे पास है, कुछ ना कुछ लोग ले आएंगे। जब वो 15, 20, 25, 30 लोग आपके पास ले आएंगे, इससे 2 चीजें होती है। एक, आप उनके पास कुछ मांगने नहीं गए, लोग चल के आपके पास कुछ देने आए और खुशी खुशी आए कि हम आपको ये दान करेंगे। ये जब चीज सारी इकट्ठा हो जाती है, आप अपने नजदीकी मोहल्ले में एक ढूंढिए, कोई स्लम, कोई गरीबी बस्ती होगी वहां। 1 तारीख से लेके 15 तारीख तक हमने दान की मुहिम चलाई। एक संडे वगैरह पकड़ के 18 तारीख को ये सबका नाम नंबर नोट करके रखिए कि किसने किसने क्या दिया, एक डेटाबेस बनाइए। 18 तारीख को ये सभी को आप वापस से मैसेज डालिए कि हम सब, आप सभी ने जो दान किया है, मेरे पास इतना सामान, फोटो वोटो लेके कि इतना सामान इकट्ठा हो गया, आप सबको धन्यवाद। आने वाले 20 तारीख को संडे को हम ये नजदीकी झुग्गी या गरीब बस्ती में जा रहे हैं, यही सब चीजें दान वस्तु लेके। आप में से जिसके पास समय हो आप सब हमारे साथ चलिए, हम सब मिलके वहां उन लोगों को दान देंगे। अब इससे क्या हुआ कि आप सब लोग जो सोच रहे थे एक एक दो दो चीजें, वो मिलके काफी चीजें इकट्ठा हो गई, 20, 25, 30, 40 जितनी भी चीजें इकट्ठा हो गई। वो इकट्ठा चीजों में आप एक माध्यम बने नजदीकी परिवारों के लिए जिसके पास कुछ नहीं था, और यही लोग वहां दे भी नहीं पा रहे थे, जा भी नहीं पा रहे थे। और हो सकता है आपने 25-30 लोगों ने आपको दान किया हो, तो शायद वो रविवार को 25-30 लोग ना आए, लोग बोले हमने दे दिया, ठीक है वो देख लेंगे। 5 लोग 6 लोग आपके साथ आएंगे, उन लोगों को आप लेके जाइए और वहां बांटिए, तो उन लोगों, उन परिवारों का भी आपको बहुत अच्छा साथ मिलेगा कि उनको भी। और ये एक्टिविटी ऐसा नहीं कि एक बार करिए, ये साल भर चलाइए। हर 15 दिन सामान इकट्ठा करिए, 18वें दिन जाके दे आइए, हर 30 दिन इकट्ठा करिए, एक संडे को जाके दे आइए। तो वो लोग भी आपसे जुड़े रहेंगे क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से आप उनको कुछ दे रहे होंगे साल भर। इन लोग भी आपको जुड़ेंगे क्योंकि आप निस्वार्थ भाव से, उनको भी पता चला कि आप कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं और आप उनके घर पे जाने के सिवा वो आपके घर पे आ रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंस है। और जब आप इसके बाद वोट मांगने जाओगे तो उनको भी लगेगा कि यार ये कितने सालों से अच्छा कार्य कर रहा है, हमारे साथ जुड़ के, इनको वोट मिलेगा। तो इस प्रकार के आईटी, सोशल मीडिया को भी लेके काफी कार्यक्रम कर सकते हो। चुनावी राजनीति इसी सब से चलती है। धन्यवाद सर। सर अब अगला क्वेश्चन है कि इस लॉकडाउन के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब अपॉर्चुनिटी कैसी रहेंगी? देखिए, सरकार के जॉब के लिए मुझे नहीं लगता कि हमेशा हमें देखना चाहिए। एक वो समय था देश में जब सब कुछ सरकारी जॉब पे डिपेंडेंट था, आज वो समय नहीं है। आज हम देखते काफी बार मैंने सरकार में ये चीज देखा है कि एक अफसर के पास 4 प्यून होते हैं। अब वो अफसर भी सोचते हैं यार 4 प्यून के करूंगा, बट है क्योंकि सरकार ने वो समय ले लिया था सबको। तो कुछ कुछ जगह पे बहुत इम्बैलेंस है सरकार में। बाकी हर चीज के लिए सरकार की एग्जाम होती है, तो वो एग्जाम करना, वो एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना, हाँ, जिसको एकदम ही सरकारी जॉब में इंटरेस्ट हो उनको हमें मदद करनी चाहिए, प्रिपेयर करवाना चाहिए। बट मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा सरकार पे डिपेंडेंट रहे, हम अपने आप को स्किल करें। इसीलिए स्किल इंडिया लॉन्च हुआ था पिछले 4 साल 5 साल पहले, कि लोग स्वयं रोजगार की तरफ जाए, स्टार्टअप की तरफ जाए, हम हमारे आइडिया लाए, हम हमारी चीजों पे काम करें। क्योंकि इस देश में कभी भी 100 करोड़ 100 सवा 100 करोड़ जॉब नहीं हो सकते, ये हमें सबको मान के चलना चाहिए। सरकार 100 सवा 100 करोड़ को प्राइवेट और सरकार मिलके भी जॉब नहीं दे सकते।
तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप की तरह, मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि मैं बीच में महाराष्ट्र के गांव में गया था, वहां पर मैंने देखा युवाओं ने अपना छोटा सा किचन चालू किया, खाना पकाने का एक छोटे से होटल में जाके ट्रेनिंग ली, स्किल ट्रेनिंग ली उन्होंने, वो ट्रेनिंग चालू करके अपना छोटा किचन चालू किया, एकदम बेहद छोटा सा। वहां से उन्होंने जोमेटो और स्विगी के साथ टाइप किया और आज सबके घर में दिन में कम से कम 8 से 10 हजार का डिलीवरी करते हैं। अब जब 10,000 रुपए का डिलीवरी करते तो दिन में वो 2-3 लोग मिलके चला रहे थे, दिन में कुछ भी नहीं तो बेर मिनिमम 3-4 हजार रुपए बचाते थे। ऐसे महीने भर का पकड़ा तो 1-1.25 लाख रुपए बचता था, उसमें से वो अपना किराया विराया सब देके सबके घर में मिनिमम 30-30 हजार रुपए आता था। अब ये 3 बच्चों ने सोचा, वही जब वो नौकरी करने जा रहे थे तो उनको शेफ वो जो, क्योंकि छोटा सा टाउन था, वो छोटा सा मोहल्ला था, वहां उनको 10,000, 12,000, 8,000 ऐसे जॉब ये मिल रही थी। बट जब खुद से चालू किया तो आज वो 30,000, और आगे आने वाले समय में तो ये बढ़ने, अभी मतलब कोरोना के बाद वाला समय, अब पता नहीं हम सब में से कितने लोग रेस्टोरेंट आसानी से जाएंगे, इससे अच्छा हम घर पे ही मंगा लेंगे, तो ये बिजनेस और बढ़ेगा। तो इसीलिए इसके ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए कि हम खुद क्या कर सकते हैं, कुछ अलग कैसे कर सकते हैं। धन्यवाद सर। सर ये लास्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय आईटी प्रभारी के रूप में आपके कोई सुखद अनुभव साझा करें। देखिए, जब मैं 2017 में राष्ट्रीय मेरे को ये दायित्व दिया गया, तो मैं राष्ट्रीय लेवल पे मैंने बहुत ज्यादा कभी काम ज्यादा पहले किया नहीं था। 2014 में एक चुनाव के टाइम पे एक छोटा सा मौका मिला था, बट मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस पहले के भी थे। गंगा समुद्र अभियान हो गया, आडवाणी जी की यात्रा हो गई 2009 में, तो उन यात्राओं में मैंने काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, तो थोड़ी बहुत समझ थी। बट अब राष्ट्रीय लेवल पे आ गए, अचानक सब देखा कि सब बड़े बड़े नेताओं के साथ हमें काम करना है, तो करेंगे कैसे। मेरा बहुत ज्यादा ऐसा कोई परिचय भी नहीं था लोगों से, बट मैंने देखा कि राष्ट्र पे आने के बाद इस देश का मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई कोना होगा जहां मैं नहीं जा पाया। संगठन बढ़ाने के लिए मैंने जैसे ही काम चालू किया, मैं जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, नॉर्थ ईस्ट में मिजोरम तक मुझे प्रवास करने का अपॉर्चुनिटी मिला। और इस प्रवास में मतलब नॉर्थ ईस्ट में आप में से भी मेरे को नहीं पता कितने लोग गए होंगे, सबसे सुखद अनुभव मेरा नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर रहा है। आज हम लोग, कुछ लोग गाली देते, कुछ लोग अच्छा बोलते, कुछ लोग बुरा बोलते हैं, बट सबसे अच्छा है मतलब जिस प्रकार से लोग एक दूसरे से आत्मीयता रखते हैं, जिस प्रकार से लोग एक दूसरे को ट्रीट करते हैं, वो मुझे लगता है पूरे देश से अलग है। एक एग्जांपल देता हूँ, मैं कश्मीर में जिस दिन पहुंचा था, उस दिन मुझे बहुत ज्यादा पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, कैसे जाएंगे। पहुंच गया, अपने कुछ कार्यकर्ता आए मिलने के लिए, वो सब मिला वेला, रात को रुका और वहां से हम चल पड़े जम्मू आने के लिए। मेरा कोई छोटा सा सामान जहां मैं रुका था वहां छूट गया, बहुत छोटी सी चीज थी, कोई आवश्यकता की भी चीज नहीं थी। तो जहां मैं रुका था वहां से मेरे को फोन आया कि अरे सर आपका ये सामान वहां छूट गया। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, रख दो, नया ले लेंगे या कुछ कर लेंगे उसका, इतना कोई आवश्यकता की चीज नहीं है, छोड़ दीजिए। और ये प्रॉपर कश्मीरी इंसान था, मतलब ऐसा भी नहीं कि, और कार्यकर्ता भी नहीं था, जो रहने वाली जगह थी वो कार्यकर्ता का भी नहीं था, नॉर्मल किसी इस पे था। उन्होंने वो छोटी सी चीज केवल मेरे लिए वो जम्मू तक पहुंचाई, अगले दूसरे दिन पे मेरे को मिली। अभी कहने का क्या है कि हम जब फॉर एग्जांपल यही कहीं होता, अपन नॉर्मली कहीं जाते, कुछ चीजें भूल जाते, कोई होटल में भूल जाते, तो होटल वाला फोन करके पूछता, बोलते रख देता, वो रख देता। बट जो आत्मीयता उसने दिखाई कि नहीं सर ये आपका सामान मेरे को लग रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने बोला कि नहीं चाहिए, तभी उसने कुछ कोशिश की कि अगली बस जम्मू कब जाने वाली है, उस बस में उसका पहचान वाला कोई जा रहा है क्या, उसके साथ मेरा एड्रेस देके उसने दिया और वहां चीजें पहुंचाई। अब ये एक दूसरा ही अनुभव होता है। सिमिलरली मैं जब तवांग गया था, अभी आई थिंक मैं तवांग जनवरी-फरवरी में गया था लास्ट। तवांग में हमारे जिलाध्यक्ष, तो तवांग में हमने डिसाइड किया कि एक दिन हम यहाँ कार्यक्रम करेंगे, हमारे अध्यक्ष पूनम जी आएंगे
और वहां हमको 2 दिन पहले पता चला हमको वो स्टेज बनाना है। तवांग में स्टेज बनाना है, तो जनरली हम क्या करते हैं यहाँ पर कि कोई स्टेज बनाने वाले को फोन करो, वो स्टेज बनाने वाला आएंगे, स्टेज बनाएगा। वहाँ वो सब सिस्टम नहीं है। वहाँ बोले कि अरे लकड़ा कहाँ से ढूंढा जाए, तो आजू बाजू वाले जंगलों में गए हम, जो एरिया जहाँ झाड़ वाड़ होता है वहीं से हम लकड़ा ले आए। लकड़ा ला के वहाँ का जिला अध्यक्ष हम सब मिलके -1 -2 का टेम्परेचर है, वो स्टेज बांध रहे, छोटा सा वो जलाया, क्या बोलते हैं, फायर जलाया, उससे थोड़ा थोड़ा हवा ले रहे और हम स्टेज बना रहे। ये अनुभव मैंने कभी नहीं अपने लाइफ में सोचा भी नहीं था कि हम सब स्टेज बनाएंगे, हम सब कुछ ये कर। और उधर अब होता है ना, आप सोचिए आपके जिला के अध्यक्ष, उनको आप बोल दीजिए चलिए सर आप स्टेज बनाओ, हमारे साथ हाथ बटाओ, तो शायद आएंगे भी नहीं, सब बड़े नेता होते हैं। बट वहां पर एक सुखद अनुभव होता है जब मैं खुद बांध रहा हूँ, स्टेज बांध रहा हूँ, कहीं से लकड़ा उठा के ला रहा हूँ, कहीं से कुछ और सामान उठा के लाया, और सब लगे हुए हैं। वहां का बीजेपी का भी जिला अध्यक्ष लगा हुआ है, वहां के युवा मोर्चा के भी सारे पदाधिकारी लगे हुए, सब लगे हुए हैं, और पता ही नहीं चल सकता कि इसमें कार्यकर्ता कौन, इसमें अध्यक्ष कौन, कुछ नहीं। तो ऐसे ऐसे अनुभव। मैं मिजोरम गया था। मिजोरम को मैं तकरीबन यहाँ से दिल्ली से एक ही फ्लाइट जाती है, 2-2:30 बजे पहुंचती है। मिजोरम में कुछ लोग लेने आए, तो ऐजवाल एयरपोर्ट से 1-1.5-2 घंटा दूर है। हमको ट्रैवल करके हम गए वहां पर, मैं 3:30 बजे के आसपास पहुंचा। मिजोरम में एक नई चीज पता चली कि वहां 4-4:30 बजे सब बंद हो जाता है, मतलब ऑफिस सब खत्म। वहां पहुंचा 3:30 बजे, तो वो कार्यक्रम, मेरा कार्यक्रम अगले दिन था, तो उस दिन का कार्यक्रम समाप्त होने आया था। मेरे को कहा गया कि आप आइए, स्वागत वगैरह हुआ, बैठा, बोले आज का दिन समाप्त हो गया। तो मेरे जैसा व्यक्ति बोले 4:30 बजे समाप्त कैसे हो सकता है? तो मैंने बोला चलिए ठीक है। समाप्त होने के बाद मेरे को 4:30-5 बजे वो होटल पे ले गए, हम 2-4 जन बैठे थे। बैठे बैठे 6-6:30 बजे तक, वहाँ 4:30-5 बजे तो अंधेरा हो गया। 6:30 बजे तक बोला सर अभी हम सब घर जा रहे हैं, हमारा 7-8 बजे सोने का समय होता है। मैं सोच रहा हूँ कि यार 8 बजे, मतलब मैं मुंबई में रहता हूँ, कभी रात को 2 बजे के पहले सोता नहीं, 8 बजे सोया कैसे जाए। बट वहां देखा कि लोग सुबह 7 बजे एकदम निकल जाते हैं अपना काम करने के लिए, 7 से 4 काम करते हैं, 4 के बाद रात्र वहां जल्दी शुरू हो जाती है। तो ये सब जो अलग अनुभव है, जब तक हम पूरा देश घूमते नहीं है तो हमें पता नहीं चलता। केरल में कितना जोश है हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारी सरकार नहीं है तभी दिन रात लड़ते रहते हैं। हमारे ऑलमोस्ट हर कार्यकर्ता के ऊपर केसेस है, हर कार्यकर्ता को कहीं हाथ में काटा हुआ है, कहीं पैर में लगा हुआ है, किसी का कुछ ना कुछ फ्रैक्चर है, फिर भी लड़ते हुए। तो ये जोश वहां पता चलता है देखने के लिए। तो ऐसे अलग अलग जगह के काफी सुखद एक्सपीरियंसेस, काफी अलग एक्सपीरियंसेस सीखने मिला कि आखिरकार हमारा देश इतना विभिन्न होके भी एक कैसे है, कैसे अलग अलग दौर से बंधे हुए हैं। तो ये सारी जानकारी पूरा देश के भ्रमण के साथ ही आई है। थैंक यू सर। जय भैया। कुंदन कुछ पूछना चाह रहे थे। कुंदन जी, पता नहीं, फोटो में दिख रहा था शायद, कुंदन गौतम। हाँ, आवाज नहीं आ रही, उनका माइक म्यूट है शायद। हाँ सर, कुंदन जी का कोई प्रश्न तो नहीं है। नहीं, वो शायद वो फ्रेम में कुछ हाथ ऊपर कर रहे हैं। हाँ सर, वैसे कई प्रश्न है लेकिन समय कम है, तो इस वजह से। अच्छा ठीक है। एक भाई साहब, एक और प्रश्न है, ये और लेते हैं बस। मेरा प्रश्न है कि भारत में लोगों को परिपक्व जब आपदा आती है तभी क्यों किया जाता है? आने वाली पीढ़ी के लिए स्कूल के पाठ्यक्रमों में निर्भर विषय जरूरी किए जाए, चाहे वह प्राकृतिक, एक तरह से मतलब वो डिजास्टर ट्रेनिंग जो हम देखते हैं यूएस के स्कूल्स में कंपलसरी हो जाए, वैसे ही भारत में किया जाए, ऐसा बोल रहे हैं। कुलदीप पटेल जी मिर्जापुर जिला मंत्री हैं देवास के, भारतीय जनता युवा मोर्चा के, उनका प्रश्न है। नहीं देखिए, जब हम एज ए सरकार सोचते हैं ना, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमारा देश हमेशा से चीजों के लिए लास्ट मिनट के लिए, मतलब हम आपकी भी आप चीज देखोगे ना, आपको कोई बोला ये काम करना है तो कुछ लोग होंगे जो कर लेंगे, बट अधिकतर लोग होंगे अच्छा ठीक है 28 तारीख को करना है ना, तो वो 25 तारीख तक वेट करेंगे। फिर 25 तारीख को अरे यार वो करना, तो सब भागेंगे वो करने के लिए, एफिशिएंटली कर देते हैं।
तो ये एक मानसिकता रही है। हाँ, यूएस में क्योंकि वहाँ नेचुरल कैलेमिटीज, खासकर टोर्नेडोज, खासकर तूफान, ये सब आते रहते हैं, तो इसलिए वो लोग बेसिक लेवल पे प्रिपेयर्ड रहते हैं। हमारे यहाँ पर क्योंकि लकीली स्थल ऐसा है, मतलब कुछ तूफान वगैरह बंगाल की खाड़ी में देखते हैं, पर अधिकतर इंडिया में आपदा 10, 20, 25 सालों में एक बार देखते हैं। और हमारा फोकस पहले क्या था, बेसिक एजुकेशन देना। पहले क्या था, गर्ल चाइल्ड को एजुकेशन देना। हमारा फोकस पहले क्या था, रोजगार बनाना। हमारा फोकस पहले क्या था कि लोगों को खाना, पानी, थोड़ी सी पढ़ाई और घर, ये बेसिक बेसिक चीजों में हम बहुत पीछे थे। तो जब तक हमारे पास बेसिक चीजें का स्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, एजुकेशन, हमारे पास कुछ सालों पहले तक की स्कूल की भी क्या हालत थी, अब हम सबने देखी हुई है। तो ये सब जब बेसिक सुधार होता है, तो उसके अंदर हम अधिक सुधार ला पाते हैं। और बेसिक ही यदि हमारा समझे कि टूटी फूटी स्कूल हो, जहाँ स्कूलिंग ही नहीं हो रही है, तो वहां आप करिकुलम में आपदा का लाके क्या करोगे? अब बच्चे जा रहे नहीं जा रहे वही नहीं पता, कुछ उनका डेटाबेस ही नहीं है। तो मास्टर जी ने वो पेपर लिख के मंत्रालय में भेज दिया कि हमारे यहाँ 150 स्टूडेंट है, ये नाम नंबर है, पैसा दे दो हमको हर साल का। वो होता था हमारे यहाँ पर। तो जब बेसिक स्ट्रक्चर सही होता है, वो स्ट्रक्चर आने के बाद नई चीजें और ऐसी चीजें जोड़ सकते हैं। और मुझे लगता है कि अभी शायद वो आर्मी और बाकी लोग भी प्रपोज कर रहे हैं अलग अलग, कि एक बेसिक सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग सबको होनी चाहिए। सबको बेसिक 6 महीना 1 साल आर्मी में ट्रेनिंग करना चाहिए। तो हो सकता है आने वाले दिनों में इस प्रकार की भी हम चीजें देखेंगे कि आपदा नियंत्रण हो गया, इसमें सहायक कार्य में कुछ ट्रेनिंग स्कूल में शुरुआत हो। ये बहुत अच्छा टॉपिक है और मुझे लगता है कि आपको पत्र लेके आपके स्टेट गवर्नमेंट के पास एटलीस्ट जरूर जाना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि डिस्कशन चालू होगा और उस डिस्कशन का एक अच्छा निर्णय आएगा, उस पर मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। बहुत बहुत धन्यवाद देवांग जी। मैं सबसे पहले तो जिनके भी प्रश्न मैं नहीं ले पाया उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। समय का थोड़ा अभाव है हमारे पास, परंतु मैं पूरी कोशिश करूंगा वो प्रश्न देवांग जी तक जाए और हम तक उसका आंसर जरूर आए। साथ ही साथ मेरे साथी धनंजय नागेश गुटेगांव और रोहित सिंह चौहान जी का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिनके सहयोग से ये फिर से हम ये सफलतापूर्वक इस वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन कर पाए। साथ ही साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा के तमाम पदाधिकारी जिला के, संभाग के और कई मंडल के पदाधिकारी भी भाई साहब हमारे साथ जुड़े हैं। तो उन सबका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने समय निकाला और इस ऑनलाइन संवाद में आप सम्मिलित हुए। भाई साहब हमारे साथ प्रिंस सिंह भी जुड़े हुए हैं, ये आयरलैंड से हमारे साथ जुड़े हैं। ये स्टार्टअप इंडिया जो कॉन्क्लेव हुआ था प्रबोधनी में, वो भी आए थे। तो ये मैं चाहूंगा कि वो भी 1 मिनट अपना कुछ भी जो भी व्यक्त करना चाहते हैं वो व्यक्त करें कि आयरलैंड में कैसा रहा, क्या रहा। सबके लिए एक अच्छा वो रहेगा ये डिस्कशन। देवांग जी जी प्रिंस जी। नमस्कार सबको। नमस्कार प्रिंस जी। जो लास्ट में बात कही, ये मैंने पिछली सरकार में मध्य प्रदेश की, जो हमारी पिछली गवर्नमेंट थी, कांग्रेस से पहले वाली टेन्योर जो था हमारा, उसमें मैंने ये प्रपोजल दिया था कि स्कूल के बच्चों के लिए कंपलसरी किया जाए मिलिट्री सब्जेक्ट और मिलिट्री ट्रेनिंग का। लेकिन उसके बाद सरकार चली गई, तो अब मैं फिर से इस पे कोशिश करूंगा। और दूसरी चीज जो आपने बात कही, इंडिया में ये पॉसिबल नहीं है कि हर लोग सरकार पे डिपेंड रहे। ये हमारे लिए एक बहुत अच्छी बात है। मैं यूरोप में करीबन 3 से 4 देशों में गया। कल मैं बीच पे घूमने गया था, तो एक 2-3 फैमिलीज थे। उन लोगों से मैंने 1 घंटे अपने कल्चर के बारे में बात किया कि मेरा इंडिया क्या है। तो अब तक उनका नजरिया कुछ और था, लेकिन मैंने 3 में से एक फैमिली को इंसिस्ट किया कि लॉकडाउन के बाद वो इंडिया जरूर जाएंगे, और उन्होंने कहा कि वो जरूर घूमने जाएंगे। तो उनका हमने ये देखा है कि यहाँ पे जैसे लॉकडाउन हुआ, तो लोग जो है 110% जो है वो सरकार पे डिपेंड हो गए। मैं भी हूँ, यहाँ रहता हूँ, मुझे भी यहाँ पे गवर्नमेंट घर में बैठने के पैसे दे रही है। मुझे 1 महीने के 80,000 रुपए मिलते हैं यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि मैं कहीं बाहर नहीं जा सकता। हर एक व्यक्ति को यहाँ पे गवर्नमेंट पैसा दे। आबादी भी बहुत कम है पूरे यूरोप कंट्रीज में, चाहे वो जर्मनी हो, फ्रांस हो, आयरलैंड हो, यहाँ पे ये लोग पैसे देते हैं। इसका नुकसान क्या है, हमारे देश में जो आबादी है, हम डायरेक्टली गवर्नमेंट पे डिपेंड नहीं है। हर आदमी अपना व्यवसाय करता है। हमारे छोटे से छोटे गांव में भी, चाहे वो किसान हो या पानी पूरी बेचने वाला हो या छोटा कुछ लगा के बेचने वाला हो, उसको कोई लेना देना नहीं है कि ठीक है वो अपना बेचता है और उसी पे डिपेंड रहता है। तो इससे क्या होती है, जब पूरी आज के वर्ल्ड वाइड रिसेशन हिट कर चुका है,
लेकिन हम इससे उबर जाएंगे बहुत जल्दी, क्योंकि हम सरकार की तरफ हमारे देश में देखने वाले लोग बहुत कम है। खुद के पांव पे खड़ा होना बहुत पसंद करते हैं। कहते हैं ठीक है सरकार करेगी करेगी, लेकिन हम क्या करेंगे। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ कुछ भी होता है गवर्नमेंट नहीं देगी तो हम रोड पे आ जाएंगे, यहाँ पे ये सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं हम बहुत अच्छा जा रहे हैं। दूसरी चीज जो यहाँ पहले मैं जब यहाँ पे घूमता था थोड़ा बहुत लॉकडाउन में भी, चाहे सामान लेने जाता तो लोग कहते थे आप इंडिया से हैं, और यहाँ लोग टिकटॉक पे वो इंडिया के वीडियो देखते हैं कि पुलिस जो है वो बाहर निकलने वालों की पिटाई कर रही है, तो हमेशा पूछते हैं कि वो बैम्बू स्टिक से क्यों मारते हैं। ये अच्छा है, यहाँ पे अगर मारा जाए तो अच्छा रहेगा, ये जो बाहर घूम रहे हैं ये लोग अंदर चले जाएंगे। तो इनका ये कहना था कि सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन होने के बाद भी इतना कंट्रोल हुआ, तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब जो आंकड़ा बढ़ते जा रहा है हमारे देश में, क्योंकि धीरे धीरे लॉकडाउन खुल रहा है, तो बीइंग अ बीजेपी के एक्टिव मेंबर, युवा मोर्चा के एक्टिव मेंबर, हम लोगों को कैसे जागरूक करें। ठीक है आप बाहर निकले, हम नहीं रोक रहे हैं किसी को भी बाहर निकलने से, लेकिन यहाँ जब लोग बाहर निकलते हैं तो सोशल डिस्टेंसिंग और अपनी सेफ्टी का बहुत ख्याल रखते हैं। क्या हम कुछ ऐसा जागरूक अभियान चला सकते हैं कि आप अपने जान को खतरे में ना डालें। यहाँ जब तक हम ये कहेंगे कि आप दूसरे के जान के खतरे में डालते हैं, लोग ज्यादा ध्यान नहीं देंगे। आज गांव हमारा सेफ है, ज्यादातर इंडिया के जो गांव है वो ज्यादा सेफ है एज कम्पेयर टू सिटीज। लेकिन गांव में लोग कहते हैं कि लोग अनपढ़ हैं ये, लेकिन आज कहीं ना कहीं गांव के लोग ज्यादा समझदार हैं, सेफ हैं। तो इस तरीके की हम कुछ मुहिम चलाएं कि आप निकलिए, लेकिन प्लीज इस चीज का ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखें। सब कुछ करें, बिजनेस भी ओपन हो, जैसे बिजनेस यहाँ पे भी ऑलमोस्ट ओपन हो चुके हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह, लेकिन अलाउड नहीं है अंदर जाना। बिल्कुल सेफ्टी के साथ खाना बनता है, और यहाँ पे जो है आपको काउंटर के कनेक्शन भी नहीं है, इन्होंने ग्लास लगा रखा हुआ है, आपको दे दिया जाता है और उसके बाद फिनिश। तो इस तरीके से कुछ हम इंडिया में भी जल्द से जल्द अगर करें तो बहुत अच्छा होगा। धीरे धीरे हमारी इकोनॉमी भी इंक्रीज होगी और लोगों की लाइफ भी सही रहेगी। धन्यवाद। देखिए प्रिंस जी, मैं आपको बात करना चाहता हूँ, जिस समय हम बात कर रहे हैं आप आयरलैंड में हैं, मेरी बहन भी आयरलैंड में अभी पढ़ाई कर रही है, डबलिन में है। मैं तो भी डबलिन में काफी संपर्क, अरे डबलिन में हो, जी, बढ़िया है, मैं आपको कॉलेज कनेक्ट करवाता हूँ उनसे। तो देखिए क्या है कि क्योंकि वो छोटा सा लैंड है, छोटी पॉपुलेशन है, और हमारा देश जो 140 करोड़, जो मैंने कहा ना कि 130 कंट्री मिलके जितना पॉपुलेशन है वो हमारे देश का पॉपुलेशन था। हाँ। और दूसरा, हमने जो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट बनाई है पहले से, जैसे आपने कहा कि हम बहुत ज्यादा कभी भी सरकार के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहे। कोविड के बाद, अभी कोविड के समय भी पूरा दुनिया भारत की तरफ देख रहा है। आज हम देखते हैं कि ट्रम्प आए दिन भारत का नाम ले लेता है, आए दिन भारत के सपोर्ट में बात कर लेता है, आए दिन कुछ ना कुछ। वो क्यों करता है? क्योंकि भारत के लोगों की ताकत आज दुनिया ने देखी है। जब प्रधानमंत्री, पहली बार भारत को एक सशक्त प्रधानमंत्री बहुत सालों बाद मिले हैं, तो प्रधानमंत्री ने एक लाइन कह दी, जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू के दिन ऑलमोस्ट कोई बाहर नहीं आया था, बिना कोई पुलिस फोर्स के। बट हाँ, क्योंकि आपदा ज्यादा है, पढ़ाई लिखाई में कहीं एक जनरेशन में कमी रही है, तो लोगों को समझने में दिक्कत होती है, और कुछ लोग समझते भी है। मैं आपको मुंबई का एग्जांपल देता हूँ। मुंबई में धारावी का एरिया, जहाँ ज्यादा कंजेस्टेड है, एक 10 बाय 10 का रूम है, जिसमें टेक्निकली सोने के लिए सिर्फ 5 जन सो सकते हैं ऐसे, और बाकी 5 लोग, अगर 5 लोग सो गए तो बाकी 5 लोग खड़े रहने की जगह नहीं है। वैसे जगह में 10 लोग रहते थे। कैसे रहते थे? जो लोग नाइट शिफ्ट में जाते हैं तो वो सुबह वाले उस समय में सो जाएंगे। इंसान जो सुबह वाला काम के जाएगा, नाइट शिफ्ट वाला के वही सेम जगह पे सो जाएगा। तो ऐसे कंजेशन में लोग रहते थे इस देश में। तो इसीलिए वो सोशल डिस्टेंसिंग वो चाह के भी नहीं रख सकते थे, या वो चाहे तब भी उनको, आज हमारा मार्केट, फॉर एग्जांपल एक पतली सी गली में एक मार्केट है पूरे शहर का, यदि पूरे शहर को खरीदी करना तो वहीं जाना पड़ेगा। तो ये टेक्निकल, अब आप वहां देखोगे तो वहां काफी स्कैटर्ड होती है चीजें, सब जगह डिस्टेंस होता है और भीड़ नहीं लगती है। ये वेस्टर्न कंट्रीज में हर जगह पे ऐसा है। क्यों? क्योंकि वहां पर उतनी जगह है, उतना आराम से डेवलपमेंट भी उस तरीके से किया है। हमारा डेवलपमेंट अभी तक बहुत रैंडम रहा है कि मुंबई तो चलो सब पूरा इंडिया मुंबई आना चालू किया, तो मुंबई छोटा था, वो अगल बगल में जितना बढ़ते गए सारा मुंबई हो गया। दिल्ली था, फिर एनसीआर हो गया, फिर गाजियाबाद भी अभी ऑलमोस्ट लोग कहते हैं कि ये मुंबई का ही पार्ट है, फरीदाबाद भी दिल्ली का ही पार्ट है, सॉरी। तो वो शहर बढ़ते गए हमारे। तो इसके ऊपर जब तक गांव में फैक्ट्रीज नहीं है, मैं आपको बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ गुजरात का।
गुजरात में क्योंकि एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ, मैं काफी सालों से वहां जाता आता रहा और मैंने कुछ डेवलपमेंट मेरे सामने देखा है। गुजरात में प्रमुख राज्य या प्रमुख शहर का नाम आपने सुना होगा, वो सूरत और अहमदाबाद। बट जितने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से फॉरेन कंपनीज आई, वो सारी कंपनीज ना सूरत में आई है ना अहमदाबाद में आई है। वो कुछ कंपनी आनंद में आई, कुछ कंपनी नडियाद में आई, कुछ कंपनी महसाना में गई, कुछ कंपनी राजकोट में गई। क्यों? क्योंकि वहां के सरकार ने इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि भाई सभी एक साथ ना आ जाए, क्योंकि यहीं आ जाएगा तो वो वापस वही हो जाएगा कि 2 शहर पड़ेंगे, बाकी सब गांव से लोग यहाँ आएंगे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन करना ये सरकार का काम होता है। और पहले क्योंकि इस पे कोई ध्यान नहीं देता था तो दिक्कत हुई, बट मुझे लग रहा है कि अभी जिस प्रकार से हमारी सरकार चल रही है, खासकर मोदी जी के नेतृत्व में, स्टेट्स में हमारे अच्छे नेताओं के नेतृत्व में सरकार चल रही है, तो इस सब के ऊपर ध्यान रखा जाएगा। और आने वाले समय में हमें एक नया, जिसे हम कहते हैं नया न्यू इंडिया, तो न्यू इंडिया में हम प्रारंभ कर रहे हैं। सिर्फ स्किल ट्रेनिंग, इंसान को खुद ही सब करना चाहिए, खुद आना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि किसी को बेसिक ना आना हो, लाइट रिपेयरिंग आना चाहिए उनको, ताकि मेरे पास कुछ जॉब ना मिले तो मैं 4 लोगों के घर जाके लाइट रिपेयर करके 200 रुपए करके अपना दिन का 1000 रुपए कमा सकूं। ये बेसिक अपस्किलिंग जब होगी तो हमारे देश में ये प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व होगी। और सोशल डिस्टेंस की बात रही, अब देखो हम रिवर्स माइग्रेशन देख रहे हैं, लोग सब अपने गाँव जा रहे हैं, खुल रहा है फिर भी गाँव जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि गाँव में हम सेफ हैं, लोगों को लग रहा है वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाएंगे, लोगों को लग रहा है वहाँ खाना मिलेगा। और ये बहुत बड़ी बात है कि 140 करोड़ का देश 2 महीने लॉकडाउन रहा और कहीं कुछ हंगामा नहीं हुआ। हम यूएस में आज देख रहे हैं कि काफी राइट्स हो रहे हैं, वो ठीक है, उधर ब्लैक और व्हाइट का डिवाइड हमेशा से रहा है, वो एक टॉपिक है, बट क्योंकि लोगों के पास वहाँ काम नहीं है, लोगों सरकार ने पैसा दे दिया सबके अकाउंट में, तो अब लोग फ्री है तो फ्री होके रास्ते पे उतर रहे। वरना आप नॉर्मल टाइम पे यूएस जाओ तो आपको रास्ते पे कोई नहीं मिलेगा, किसी को पूछना भी होगा तो आपको 2 किलोमीटर देखना पड़ता है, कोई इंसान मिल जाए तब मैं रास्ता पूछूं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सब किसी न किसी कार्य में इन्वॉल्व थे, कोई मदद कार्य में इन्वॉल्व था, कोई अपनी फैमिली में इन्वॉल्व था, कोई अपने कामों में इन्वॉल्व था, तो सब इन्वॉल्व रहे, इसलिए हमने चैनलाइज कर पाए वो। और अभी भी जब लोग गाँव जा रहे हैं तो लोग अपनी सेफ्टी के लिए जा रहे हैं कि वहाँ उनको खाना पानी ये सब मिलेगा और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे। और होपफुली आने वाले कुछ समय में 2 से 4 महीने में हम कोरोना को समाप्त करके हमारा देश पूरे दुनिया आज के नजर में आज इंडिया है और इंडिया इसके आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दिवांग जी। तो ये पूरा सेशन मैं बिल्कुल डंके की चोट पे बहुत अच्छे से बोल सकता हूँ कि बहुत ही वैसा सेशन था जिसमें हमारे पार्टिसिपेंट्स और हमारे जो संपादक हैं उनमें बहुत ही अच्छा कनेक्ट रहा था। और जैसी मतलब अपेक्षा थी कि आईटी सेल के लोग, भारतीय जनता पार्टी के भी जुड़े हैं, जो सोशली एक्टिव युवा हैं वो भी जुड़े हैं। और एक और अच्छी चीज़ ये हो गई, प्रिंस को मतलब एक और अच्छे दोस्त मिल जाएंगे वहाँ पे, एक और घर मिल जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी चीज होगी। मतलब ये एक तरह से यही सोशल मीडिया का यही मतलब फोर्स है, यही जादू है। तो मैं मेरे साथी जो भी युवा मोर्चा के जुड़े थे, जो साथी जो युवा जो फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं वो जुड़े थे, उनका पुनः धन्यवाद करता हूँ। और आपके पास यदि कोई अच्छा आइडिया रहता है तो बिल्कुल आप हम तक पहुँचाइएगा, हम साथ में देवांग जी तक ले जाएंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो आगे बहुत अच्छे से जाए। तो मैं पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ और अगले संस्करण में हम कोशिश करेंगे कि हम और कुछ, देवांग जी ने एक ऐसा पैरामीटर सेट कर दिया हम उसको फिर से मैच कर पाए, ऐसे ही मतलब हम वक्ता को लेके आए। तो मैं पुनः आप सबका धन्यवाद करता हूँ। देवांग जी आपका मैं हृदय से पूरा आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने हमारे लिए समय निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।